राम राम जी सभी को। साथियों, आज की हमारी जो वीडियो रहेगी, जैसे हमने पीछे 3-4 वीडियो के अंदर से 2019 के अंदर एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी के जो अनेक फॉर्मेटों में पेपर लेती है, सीएचएसएल में, सीजीएल में और एमटीएस में और भी अनेक एग्जामों से क्वेश्चन को कलेक्ट किया है और उनको हमने सोल्व करने की जो सीरीज़ है वो भी स्टार्ट कर रखी है। इससे पहले भी हमने 15 से 17 क्वेश्चन जो इस प्रकार के पेपर थे वो सोल्व हमने कर लिए हैं। प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, आप उन प्लेलिस्ट को भी चेक कर लें। और कल भी 2-3 दिन से लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि आप जो क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं वो हमें यहाँ तो दिखाई दे जाते बोर्ड के ऊपर, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि वो लिखे हुए क्वेश्चन हमारे तक पहुँच जाए, यानी पीडीएफ की फॉर्मेट में पहुँच जाए। तो बिल्कुल सही है, वो भी सही कह रहे थे। पीडीएफ के लिए मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बना रखा है। यूट्यूब चैनल का जो नाम है जीके बाई मंजीत सिवाल, उसी नाम से मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बना रखा है कि जीके बाई मंजीत सिवाल टेलीग्राम चैनल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। मैंने वहां पर कम से कम भी 50 पीडीएफ डाल रखी है, आप वहां से बहुत सारी पीडीएफ को ले सकते हैं। कल शाम को भी पीडीएफ डाली थी और आज भी लगातार इस प्रकार से पीडीएफ आपको वहां मिलती रहेंगी। चलो शुरू करते हैं। आज जो क्वेश्चन रहेंगे वो इस प्रकार से पेज के ऊपर क्वेश्चन लिख दिए गए हैं और इन्हीं क्वेश्चन को मैं बार बार बोर्ड के ऊपर लिख के पूरा विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। जहां आवश्यकता होगी वो हर बात बताने की यहां कोशिश की जाएगी। चलो, आज का जो पहला क्वेश्चन है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का नाम। पहला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया है? कुतुब मीनार का नाम है वो किस सूफी संत के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है अलाउद्दीन साबिर कलियारी, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा ऑप्शन है सैयद वहीद अशरफ और चौथा ऑप्शन है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो हो जाएगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनकी याद के अंदर ये कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। कुतुब मीनार कहाँ पर है? कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर है। इस कुतुब मीनार के बारे में और भी बहुत सारे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण कार्य किसने करवाया था? तो ध्यान रखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो शुरू है, ये शुरू तो कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसमें केवल एक ही मंजिल का निर्माण करवाया था। बाकी जो 3 मंजिल है यानी पूरा किसने करवाया था? तो एक समय के लिए पूरा हुआ था, लास्ट का पूरा नहीं, बस इसके बाद जो पूरा करवाया था वो है। तो पूरा करवाया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या करवाया था? इसको पूरा करवाया था और इसमें 3 और मंजिल जो है उसका निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। तो अब तक कुल कितनी मंजिलें हो चुकी कुतुब मीनार की? 4 मंजिलें हो चुकी। लेकिन 4 मंजिलें जब हुई थी तो 1369 के अंदर क्या हुआ, क्योंकि दिल्ली का जो 5 राजवंशों ने शासन किया था वो 1206 से लेकर 1526 तक 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर या दिल्ली पर अधिकार किया था। इस दौरान 5 राजवंश थे, उन्हीं में से एक राजवंश का नाम था दास वंश या गुलाम वंश, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इनकी मृत्यु के बाद ये इल्तुतमिश जो है इन्होंने शासन किया था। तो 1339 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था? बिजली गिर गई थी। बिजली गिरने से क्या हो गया, ये जो कुतुब मीनार है इसकी ऊपर वाली मंजिल क्या होगी? क्षतिग्रस्त हो गई। कुतुब मीनार के अंदर अब तक 4 मंजिलें हो चुकी थी, तो बिजली गिरने से जो चौथी मंजिल थी, ऊपर वाली मंजिल, वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। 1369 ईस्वी में क्षतिग्रस्त होने के कारण फिरोज शाह तुगलक ने
फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, उसको निर्मित करवाया, यानी पुनः निर्माण करवाया, उस मंजिल का पुनः निर्माण करवाया, पुनः निर्माण करवाया और एक नई मंजिल बनवा दी। तो अब कुतुब मीनार में मंजिलों की संख्या कितनी होगी, 5, क्योंकि 4 में से जो एक मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी उसको पुनः निर्माण करवा दिया और एक नई मंजिल बनवा दी। उसके बाद 1505 ईस्वी में भूकंप आया था और उस भूकंप के कारण ऊपर वाली मंजिल जो है वो वापस क्षतिग्रस्त हो गई, वो फिर से क्षतिग्रस्त हो गई और क्षतिग्रस्त हो गई। तो सिकंदर लोधी जो है उसने उसका निर्माण पुनर्निर्माण करवाया था, सिकंदर लोधी। तो इस सिकंदर लोधी ने क्या किया था, उसको दोबारा निर्मित करवा दिया, जो क्षतिग्रस्त हो गई उसका पुनर्निर्माण करवा दिया था। अगर पूछ लिया जाए कुतुब मीनार जो है इसकी हाइट कितनी है, तो कुतुब मीनार की हाइट लगभग है इतने मीटर, यानी 72.5 मीटर, या कह सकते हैं 73 मीटर के आसपास जो है वो इसकी ऊंचाई है, हाइट है। तो इतने सारे फैक्ट ये पेपर के अंदर हो सकते थे, पूछे जा सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आप स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्नैपशॉट ले लिया करें, बाकी टाइम तो मैं आपको बता ही देता हूँ स्नैपशॉट के लिए भी। अगला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन किस पेपर में पूछा गया था, मैं एक बार उस पेपर का नाम लेता हूँ। CHSL का पेपर हुआ था 2/7/2019 को, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। और मुझे ध्यान आ रहा है HSSC ने JEE का पेपर लिया था सितंबर 2019 के अंदर, शायद 1 सितंबर को पेपर था या दूसरी को, 1 या 2 सितंबर 2019 को जो HSSC ने JEE का पेपर लिया था उसमें भी इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन पूछा गया था। और क्या क्वेश्चन है, 124वां संविधान संशोधन विधेयक, 124वां कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि जब ये संविधान में संशोधन हमारी संसद ने पास किया था तो पूरे देश में रुक का पाट गया था। क्या कि 10% का आरक्षण दिया जाएगा। तो ऑप्शन क्या है, ट्रिपल तलाक से है, एयर इंडिया के निजीकरण से है, GST से है, या चौथा ऑप्शन दे रखा था आर्थिक आरक्षण। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा आर्थिक आरक्षण। तो आर्थिक आरक्षण जो है ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये तो हो गया उत्तर। अब 124वां संविधान संशोधन विधेयक जो है इसके बारे में हम एक बार बात करते हैं कि संसद के अंदर अगर पेपर में ये पूछ लिया जाए कि संसद में अब तक कितने मतलब संविधान संशोधन विधेयक रखे जा चुके हैं, संसद में अब तक कितने संविधान संशोधन विधेयक रखे जा चुके हैं, तो आपका उत्तर आ जाएगा 127। 127 में से आपने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था दिसंबर 2019 में 126वां जो संविधान संशोधन विधेयक था दिसंबर 2019 में ये पारित हुआ था और पारित होने वाला 104वां बना था। यानी संसद में जब 126 संविधान संशोधन विधेयक रखे गए थे तो वो रखे तो गए थे 126, लेकिन 126 सारे के सारे पारित थोड़ी ना हुए थे। ये पारित होने वाला 104वां संविधान संशोधन विधेयक बना था। और 104वां जो संविधान संशोधन विधेयक बना था इसके अंदर 2 बातों का उल्लेख किया था, हमने शायद उसके ऊपर चर्चा भी की थी किसी पेपर में। एक तो ये हुआ था आरक्षण जो है उसको 70 साल से अगले 10 साल के लिए और बढ़ा दिया, आरक्षण बढ़ाकर कितना हो गया 80 साल हो गया। और लोकसभा के अंदर 2 जो आंग्ल भारतीय थे, 2 आंग्ल भारतीय जो लोकसभा के अंदर आंग्ल भारतीय, ये आंग्ल भारतीय जो लोकसभा के अंदर क्या होते थे, मनोनीत तो किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा। तो इनके मनोनयन का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 331 के अंदर भी बताया गया है कि अनुच्छेद 331 कि जब नई लोकसभा बन जाएगी तो नई लोकसभा बनने के बाद अगर कोई भी आंग्ल भारतीय जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है तो राष्ट्रपति उसे क्या करेगा, राष्ट्रपति उसको मनोनीत करेगा। और 2 जो मनोनीत करते थे उनके मनोनयन के ऊपर रोक लगा दी। तो ये तो था 126वां संविधान संशोधन विधेयक। अब 124वां संविधान संशोधन विधेयक जो संसद में रखा गया था, पारित होने वाला वो 103वां संविधान संशोधन विधेयक बना था।
पारित होने वाला रखा गया था, तब 124 वहां रखा गया था। इन 124 में से पारित होने वाला ये जो बना था वो 103वां बना था। तो आप कहेंगे 124वें का पता चल गया, 126वां, 127वें के ऊपर अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि संसद के अंदर बस ये बात केवल रखी गई है, किसी सदन के अंदर लाया नहीं गया है क्योंकि अभी कोरोना महामारी वैश्विक स्तर पर जो फैल चुकी है, इस वजह से संसद के सेशन जो है सत्र नहीं चल रहे हैं। जब भी इसके ऊपर चर्चा होगी मैं विस्तार से एक वीडियो जरूर बना दूंगा। अब कहेंगे आप 124 का आपने बता दिया, 126 का बता दिया, तो 125 कहाँ गया? क्या 125 रखा गया था कि नहीं रखा गया? रखा गया तो क्या वो पारित हो चुका कि नहीं हो चुका? ये 103वां पारित हुआ था, ये 104वां पारित हुआ था। कौन सा? 104वां। इसका मतलब 125वां पारित हुआ नहीं है। आगे ना बात तो समझ में। 124वां पारित होने वाला 103वां बना था, 126वां पारित होने वाला 104वां बना था, तो 103 के बाद 104वां जो बना था वो तो 126वां बना था। इसका मतलब 125वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 जो है ये अभी तक पारित नहीं हुआ है। तो इसका संबंध किससे था? गृह मंत्री राजनाथ सिंह। ओहो हो, आप कहेंगे गलत कह दिया। गलत नहीं कहा, क्योंकि पिछली जो योजना थी, जो पिछली 16वीं लोकसभा थी, इस 16वीं लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे। और गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वर्तमान में तो अमित शाह हैं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने फरवरी 2019 में राज्यसभा में 125वां संविधान संशोधन विधेयक रखा था। ये 125वां संविधान संशोधन विधेयक है, ये अब तक किसी भी सदन से पारित नहीं हुआ है। जब भी राज्यसभा पारित कर देगी तो वो लोकसभा के पास जाएगा, लोकसभा पारित कर देगी तो भारत के राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए जाएगा, और राष्ट्रपति साइन कर देगा तो वो संविधान संशोधन विधेयक क्या होगा? संशोधित कानून बन जाएगा। लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ था। तो 125वें संविधान संशोधन विधेयक का फिर संबंध किससे बनेगा? आपने पढ़ा होगा हमारे संविधान के अंदर जो अनुसूची हैं, वो अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में तो 12 है। मूल रूप से संविधान लागू हुआ तब 8 है, और उन्हीं 8 में से एक अनुसूची के नाम है छठी अनुसूची। इस छठी अनुसूची में कुछ राज्य दे रखे हैं, असम है, त्रिपुरा है। और इन राज्यों के अंदर क्या है? अनुसूचित जो जातियां हैं इनके प्रशासन के लिए यहाँ पर अलग से प्रावधान कर रखा है। तो इन्हीं अनुसूचित जाति, जो छठी अनुसूची की अनुसूचित जाति हैं, इन्हीं अनुसूचित जातियों के अंदर क्या है कि जो प्रशासन है, उस प्रशासन में शक्तियों का जो विभाजन किया गया था, उन शक्तियों को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था। तो हमारे संविधान के अंदर जो छठी अनुसूची है, उसी छठी अनुसूची में कुछ एक राज्यों का उल्लेख है, और उन्हीं राज्यों में अनुसूचित जातियां जो हैं और अनुसूचित जनजातियां जो हैं, उनके यहाँ पर प्रशासन के बारे में जो जानकारी दी गई है, जो उल्लेख किया गया है, उन्हीं में प्रशासन की शक्तियों को बढ़ाने के लिए क्या किया गया था? 125वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में रखा जा चुका है। अब राज्यसभा के अंदर रखा गया था, और राज्यसभा आपको पता है एक परमानेंट हाउस है, यानी एक स्थायी सदन है। इसमें अगर किसी विधेयक को रख दिया तो जब तक राज्यसभा पास नहीं करेगी तब तक वो विधेयक राज्यसभा के पास ही रहेगा, चाहे लोकसभा कितनी भी बार बदल ले, चाहे लोकसभा भंग हो जाए। जबकि लोकसभा के अंदर अगर प्रस्ताव को रखा और अगर लोकसभा उस समय भंग होगी तो प्रस्ताव लोकसभा के साथ ही भंग हो जाता है, उसी समय खत्म हो जाता है। चलो आगे चर्चा करते हैं फिर। और यहाँ से क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ से बस मैं ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर उसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। फिर भी मोटा मोटा ज़रूर क्वेश्चन बता देता हूँ। अगर कोई आपसे ये पूछे कि संविधान संशोधन विधेयक जो है ये कितने प्रकार से किया जा सकता है, सॉरी क्वेश्चन में सीधा लिख देता हूँ, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में कितने प्रकार से
संशोधन किया जा सकता है। 2 क्वेश्चन है, दोनों के उत्तर भी अलग होंगे। अगर ये पूछ लिया जाए कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो संविधान में संशोधन किए जा सकते 3 प्रकार से। और अगर केवल ये कहे कि अनुच्छेद 368, जब तक अनुच्छेद 368 मेंशन नहीं करेगा हमारा उत्तर 3 बनेगा। और जब कह दे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में कितने प्रकार से संशोधन हो सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा 2। और कौन कौन से 2 होंगे, कौन कौन से 3 होंगे, इनके ऊपर विस्तार से चर्चा अब जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तब आ जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूं 3 संविधान संशोधन विधेयक कौन से होंगे जो संविधान में संशोधन कर सकते हैं। एक तो होगा नंबर 1 साधारण विधेयक, नंबर 2 होगा विशेष बहुमत, नंबर 3 होगा विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों का अनुमोदन। और जब केवल अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करते हैं तो वो केवल 2 प्रकार के हैं। और कौन कौन से 2 प्रकार के हैं? अगर पहले प्रकार को मैं छोड़ दूं, साधारण बहुमत से जो भी संशोधन किए जाते हैं उनमें अनुच्छेद 368 की भूमिका क्या होती है? नहीं होती। तो केवल अनुच्छेद 368 में 2 बचे हुए हैं, विशेष बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों का अनुमोदन। तो ये 2 प्रकार के जो ऐसे हैं जो केवल अनुच्छेद 368 के तहत हो सकते हैं। साधारण बहुमत को भी जोड़ दिया जाए तो 3 प्रकार के होंगे जो कि संविधान में संशोधन हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंदर जो भी संशोधन किए जाते हैं उनमें अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया नहीं होती, और जब नहीं होती तो वो इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, आप बार बार स्नैपशॉट ले लिया करो यहाँ से, और कॉपी के अंदर आपको जो नई तथ्य मिलते हैं आप कॉपी पेन लेके बैठे, और जब भी आप वीडियो को देख रहे होते हैं तो आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए। और कॉपी पेन होते हुए आपको जो क्वेश्चन नया मिलता है उस क्वेश्चन को नोट कर ले। इससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट भी नए मिलते होंगे, उनको भी बार बार वहां से नोट कर ले। अगला क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो ऑप्शन दे रखे हैं चिल्का झील, पेंगोंग झील और वुल्लर झील, उदय सागर। तो उत्तर बता देता हूं, इसका उत्तर आएगा वुल्लर झील। अब वुल्लर झील भारत के किस राज्य में है? तो अगर राज्य दे दे पेपर के अंदर तो हमें ये नहीं कहना कि ये राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। हमें तो उत्तर बता के अगले क्वेश्चन के ऊपर जल्दी से आ जाना है। तो ये वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर में है। अब चाहे जम्मू कश्मीर को पेपर में राज्य मान के चले, चाहे इसको केंद्र शासित प्रदेश मान के चले, वुल्लर झील तो कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर भारत का एक है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। 31 अक्टूबर 2019 से इसने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में काम करना भी शुरू कर दिया है। वुल्लर झील जो है, पेपर में पूछ लिया जाए कि वुल्लर झील से कौन सी नदी निकलती है, तो इंडस रिवर सिस्टम जो है सिंधु नदी तंत्र है, उस सिंधु नदी तंत्र की एक नदी है झेलम नदी। वो झेलम नदी जो है वो बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है, और शेषनाग झील से निकलने के बाद श्रीनगर के अंदर जाती है, और श्रीनगर से होती हुई वुल्लर झील से होकर आगे बहती है। और जब वुल्लर झील से होकर बहेगी तो झील के अंदर तो पानी रुकेगा ही नहीं, क्योंकि नदी का पानी आ रहा था और झील के पानी को आगे लेके जा रहा था, तो झील का पानी वहां पर हमेशा ताजा रहता है। इसलिए अगर पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील होगी वो भी कौन सी है? वुल्लर झील है। अब यहां से और फैक्ट क्या जानेंगे, अगर पूछ ले कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, पूर्वोत्तर भारत, बस यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत लगा दे और बाकी क्वेश्चन सेम रहे कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी होगी। तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो मणिपुर राज्य में है, और मणिपुर राज्य में उसका नाम क्या है? उस झील का नाम है लोकटक झील, लोकटक झील। और जब भी लोकटक झील की बात आती है तो मैं 2-3 क्वेश्चन जरूर से बताता हूं, चाहे वो क्वेश्चन 4-5 बार पेपर के अंदर आ लिया, चाहे वो क्वेश्चन बार बार हर पेपर के अंदर पूछा जाए, वो फैक्ट तो मैं हर बार बता ही देता हूं कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में है। इसी लोकटक झील जो है, इसी लोकटक झील का जिस प्रकार से ये कोई झील होगी लोकटक झील, इसी लोकटक झील का जो एक क्षेत्र बच गया, एक क्षेत्र है, उसी एक क्षेत्र को कहा जाता है लोकटक झील का ही भाग,
उसी को कहा जाता है पेबुल या फेबुल, फेबुल भी कर लें इसको, फेबुल केम जाओ। ये राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है। और ये राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? मणिपुर में है। मणिपुर में कहाँ स्थित है? लोकटक झील। इसके बारे में खास बात क्या है कि यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय अभयारण्य है। ये विश्व का एकमात्र केबुल लामजाओ है, सॉरी इसका नाम थोड़ा सा कर लेना, केबुल लामजाओ, लामजाओ करना इसको, केबुल लामजाओ। ये केबुल लामजाओ है, ये राष्ट्रीय उद्यान का है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पर है? लोकटक झील में। इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर इस प्रकार से जब ये पानी के अंदर है तो यहाँ पर इस प्रकार से बहुत स्थानों के ऊपर इस प्रकार से घास है, और घास कहीं कहीं दिखाई देती है, पूरा धरातल एक साथ घास से नहीं ढका हुआ, बीच बीच के अंदर यहाँ पर पानी है। और जब पानी है तो यहाँ पर एक हिरण है, जिस हिरण का नाम है सेंगई। सेंगई यहाँ पर क्या है? एक हिरण पाया जाता है। जो वो सेंगई हिरण इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जाता है तो इस घास के ऊपर है, और इस घास से वो आगे क्या है? इस घास से होता हुआ वो आगे कूद अगली घास के ऊपर जाता है, तो इस प्रकार छलांग लगा के जाता है। फिर छलांग लगा के वो यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस प्रकार वो क्या है? वो छलांग लगा लगा कर अपना पेट भरता रहता है यहीं घास से। और सेंगई हिरण है वो छलांग चला कर लगाया जाता है। इन जो घास है जो कहीं कहीं दिखाई देती है, इन्हीं को फुंडिंग कहा जाता है, कि फुंडिंग जो है इन्हीं को कहा जाता है। और जब ये हिरण है एक फुंडिंग से दूसरी फुंडिंग के ऊपर छलांग लगाता है तो इस प्रकार प्रतीत होता है कि वो हिरण नाच रहा है, इसीलिए इसको डांसिंग हिरण भी कहा जाता है। डांसिंग हिरण या डांसिंग डियर, डांसिंग डियर जो है, डांसिंग हिरण किसे कहा जाता है? तो सेंगई हिरण है, इसी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो खारे पानी की झील को लेकर आप सबको पता है। अगर पूछ लिया जाए खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। ये भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि उड़ीसा राज्य के अंदर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ओ जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। बगलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? बगलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर भाई वीडियो को पूरा आप जरूर देखा करें, चाहे आपके पास समय कम हो ना तो वीडियो की स्पीड को बढ़ा लिया करें, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत सारे फैक्ट अलग मिलेंगे। अगर भाई आपके पास टाइम है तो आप चाहे नॉर्मल में देख ले, चाहे उसको 1.5 गुना स्पीड कर ले, चाहे 2 गुना स्पीड करके देख ले, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि कोई क्वेश्चन अगले पेपर के अंदर रिपीट भी हो जाएगा तो क्या करेंगे, कम से कम उत्तर पता चलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन नए मिलते हैं, आप बार बार इन चीजों को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि बगलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? बगलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन दे रखा है सिंध नदी, चिनाब नदी, सतलज नदी, रावी नदी। तो ये पेपर हुआ था सीजीएल टीयर 1 का 11/6/2019 को। उस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर उस पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया और आगे किसी पेपर में रिपीट हो गया तो क्या आएगा? इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा? पहले अपने आप से बता के चले। बगलीहार परियोजना जो है, बांध जो है, ये किस नदी पर बनाया गया है? चेनाब नदी पर बनाया गया है। तो उत्तर का पता चल गया, चेनाब नदी है। अब इस चेनाब नदी से संबंधित हम कुछ फैक्ट देखने हैं। चेनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर एक दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा, सॉरी बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा। इस बारालाचा दर्रा के अंदर एक जगह पड़ती है केलांग। इसी केलांग में एक जगह पड़ती है तड़ी।
तो तड़ी नामक स्थान जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर बारालाचा जो जर्रा है, यहीं पर केलांग जो जगह है उस केलांग में तड़ी नामक एक स्थान पड़ता है। उसी तड़ी नामक स्थान से दो नदियां अलग अलग धारा के रूप में निकलती हैं। एक का नाम है चंदर और एक का नाम है भागा। तो अलग अलग धाराओं के रूप में निकलती हैं और इन्हीं अलग अलग धाराएं जब एक हो जाती है तो उन्हीं को कहा जाता है कौन सी नदी? चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है ये जम्मू कश्मीर में अखनूर जो जिला है, जम्मू कश्मीर का अखनूर जिला है, इस अखनूर जिले में मैदानी भाग में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले से बहती हुई क्या है? पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। और जम्मू कश्मीर के अखनूर के अंदर जो बहती है उसके बाद यहाँ से 2-3 फैक्ट और दिखेंगे। चिनाब नदी पर एक परियोजना बनाई गई है जिस परियोजना का नाम है सलाल परियोजना। तो सलाल परियोजना किस नदी पर है? और परियोजना जो बना दी तो इसका मतलब हुआ बांध भी बना दिया। तो सलाल परियोजना कहीं या सलाल बांध कहीं कहाँ पर है? बगली हार बांध चिनाब नदी पर है। सलाल परियोजना सलाल बांध कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर है। अगर आपसे पूछ ले कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? दुलहस्ती परियोजना ये दोनों के दोनों कहाँ पर है? चिनाब नदी पर है। इस चिनाब नदी के बारे में एक चीज को नोट जरूर करके लिखे, करंट के अंदर हाल फिलहाल के अंदर चर्चा में भी रहा था। और क्या चर्चा में रहा था? आपने एक नाम सुना होगा उधमपुर। उधमपुर, उधमपुर से बारामुल्ला जो है, ये आपने रेलवे लाइन का नाम सुना होगा। उधमपुर बीच में श्रीनगर भी आता है। यहाँ रेलवे लाइन जो जाती है उस रेलवे लाइन पर क्या बना दिया? एक ब्रिज बना दिया। एक ब्रिज बना दिया यानी बना क्या दिया? उस ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। और जो ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, आपने एफिल टावर का नाम सुना होगा। एफिल टावर जो विश्व का ऊंचा टावर है, पेरिस के अंदर ये टावर है। एफिल टावर जो है, इस एफिल टावर से लगभग ये 35 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा जो ब्रिज है उसका निर्माण किया जा रहा है कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर। और एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है, इसका मतलब इस ब्रिज की जो हाइट होगी 35 मीटर जो है इस ब्रिज की हाइट होगी। तो एफिल टावर की हाइट इससे कम है, शायद वो 324 मीटर के आसपास है। अगर बात की जाए आगे तो ये हाइट बन गई इस ब्रिज की। और ब्रिज जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा जो रेलवे ब्रिज है वो ब्रिज बनाया जा रहा है। दिसंबर 2021 के अंदर इसका निर्माण कार्य पूरा होना था, लेकिन अभी हो सकता था कोरोना की वजह से वो काम भी अगर रोक दिया गया होगा तो टाइम थोड़ा सा आगे भी बढ़ सकता है। और भी बहुत सारे तथ्य जान सकते हैं इस प्रकार से। और क्या तथ्य जान सकते हैं कि जो उधमपुर बारामूला रेलवे लाइन जो है इसके ऊपर ब्रिज बनाया जा रहा है, इस ब्रिज का निर्माण कौन कर रहा है? तो इस ब्रिज का निर्माण कर रहा है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे जो है इसका निर्माण कार्य जो है वो कर रही है कोंकण रेलवे। क्योंकि भाई साहब कोंकण रेलवे को पूरे भारत के अंदर इस प्रकार के कारनामे करने के लिए जाना जाता है। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर भी देख ले और चाहे और राज्यों के अंदर भी देख ले, कई राज्यों के अंदर जिस प्रकार पहाड़ी हैं और वहां से रेलवे लाइन गुजरी हुई है, तो लगभग के अंदर कोंकण रेलवे ने अपना सहयोग दिया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव पर स्की करने वाला पहला भारतीय कौन था? उत्तरी ध्रुव पर, चलो इसको एक बार रफ कर देता हूं। उत्तरी ध्रुव पर स्की करने वाला पहला भारतीय, उत्तरी ध्रुव पर स्की SKI स्की करने वाला पहला भारतीय। क्योंकि ये पेपर आपको PDF के फॉर्मेट में मिल जाएगा तो मैं केवल ऑप्शन बताता हूं। नील परमजीत, अरुण नैयर, अजीज बजाज, संजय थापर। तो इस क्वेश्चन का उत्तर जो आ जाएगा अजीज बजाज। अजीज बजाज जो है इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ये अजीज बजाज उत्तरी ध्रुव के साथ साथ एक ही साल में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों पर स्की करने वाला व्यक्ति बन गया है भारत का।
तो आप कहेंगे स्की क्या होता है, तो बर्फ के ऊपर जो इस प्रकार से चला जाता है उसको दौड़ाया जाता है, स्केटिंग जिसको बोलते हैं, तो उसी को यहाँ लिखा गया था स्की। तो स्की करने वाला पहला भारतीय कौन बना है, अजीज बजाज। और एक ही साल में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों के ऊपर स्की करने वाला भी पहला व्यक्ति भारत का बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति जो हुई थी, इस 1857 का जो क्रांति या 1857 के विद्रोह में मुगल सम्राट कौन था, मुगल सम्राट, इसको विद्रोह भी कह सकते, पेपर में विद्रोह ही दिया था। मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन है, मैं ऑप्शन की बात करता हूँ, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय और अकबर शाह द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह सेकंड जो थे, ये इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय जो थे ये जफर के नाम से कविताएं लिखते थे, इनको कविता लिखने का शौक था और ये कविता लिखने के शौकीन थे। तो इसका मतलब ये जफर के नाम से क्या लिखते थे, कविता लिखते थे, इस कारण इनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता था। कई बार आपने नाम सुना होगा बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, एक ही व्यक्ति था। और अगर पूछ लिया जाए अंतिम मुगल बादशाह कौन था, अंतिम मुगल बादशाह, यानी बाबर तो पहला मुगल बादशाह था, बाबर पहला, और जो अंतिम मुगल बादशाह था वो अंतिम मुगल बादशाह यही था, बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर है 1862 में रंगून में इनकी डेथ भी हो गई थी। और बाकी 1857 की क्रांति के बारे में एक दो फैक्ट नहीं होते, इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट है, पर्सनल वीडियो, एक स्पेशल वीडियो बना के पढ़ेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। जबरदस्त इसलिए है कि पेपर में बहुत सारे तथ्य जो हैं अब बदल चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन का उत्तर थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। हालांकि उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ऑप्शन जो दे रखे थे वो था चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ऑप्शन में दे रखे हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तराखंड, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, चीन के साथ भारत की सीमा जो लगती है, तो कुल सीमा कितनी लगती है पहले तो ये देख लें। चाइना के साथ भारत की कुल सीमा कितनी लगती है, जो 3488 किलोमीटर है, वो 3488 किलोमीटर भारत की सीमा लगती है किसके साथ, चाइना के साथ। और भारत के वर्तमान में कितने राज्य ऐसे हैं जो चाइना के साथ सीमा बनाते हैं, तो आपका उत्तर आएगा 4। किताब के अंदर वो 5 दे रखा होगा, क्यों दे रखा होगा, क्योंकि किताब के अंदर जब प्रिंट हुआ था तो 5 ही थे, किताब गलत नहीं है, लेकिन किताब को संशोधित जरूर कर लें। इन 5 में से एक राज्य होता था जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, यूनियन टेरिटरी हो चुका है, इसलिए और चाइना के साथ जम्मू कश्मीर की सीमा नहीं लगती। इस चाइना के जम्मू कश्मीर में एक जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है और दूसरा जो लद्दाख बना है, तो जम्मू कश्मीर के साथ सीमा नहीं लगती। अब केवल और केवल चीन के साथ लद्दाख की सीमा लगती है। तो ये तो रहा केंद्र शासित प्रदेश। अब राज्य कौन कौन से हैं जो चाइना के साथ सीमा बनाते हैं, तो उन 4 राज्यों में एक राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश, एक राज्य का नाम है उत्तराखंड, एक राज्य का नाम है सिक्किम, एक राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। इसको आंध्र प्रदेश ना पड़े, अरुणाचल प्रदेश है ये। तो इन 4 राज्यों की सीमा लगती है और 5वां केंद्र शासित प्रदेश अब शामिल हो गया। तो 5वां राज्य जो बनागा ये 5वां है, लेकिन ये 5वां तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर की सीमा नहीं लगती। इनमें से अगर बात की जाए तो हिमाचल पर जम्मू कश्मीर के साथ जो पहले सीमा लगती थी वो 1954 किलोमीटर की सीमा लगती थी। जम्मू कश्मीर के साथ चाइना की जो सीमा लगती थी वो 1954 किलोमीटर
लगती है, लेकिन अब जम्मू के साथ तो सीमा लगती नहीं और ऑप्शन में जम्मू दे भी नहीं रखा, और अगर लद्दाख के साथ सबसे ज्यादा लगती तो ऑप्शन के अंदर भी नहीं दे रखा। लेकिन अगर कहा जाए इसके बाद अगर अरुणाचल प्रदेश का जिक्र कर ले तो अरुणाचल प्रदेश में 1080 किलोमीटर जो है ये सीमा साझा करता है, किसके साथ? चाइना के साथ। बाकी चाइना के साथ सिक्किम की सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश की भी, उत्तराखंड की भी, लेकिन 1080 सबसे ज्यादा, इन चार ऑप्शन में सबसे ज्यादा 1080 किलोमीटर की सीमा किसके साथ लगती है? चाइना के साथ, अरुणाचल प्रदेश की, इसलिए उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और फैक्ट जानेंगे इसके बारे में। वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, हम उन चीजों को जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब उनको कवर कर लेंगे। बस अब तो यहाँ से इतने फैक्ट बहुत हो जाते हैं क्वेश्चन को लेकर कि कितने राज्य की सीमा लगती है, अब कौन कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती। तो अगर पूछ लिया जाए कि जम्मू कश्मीर की सीमा चाइना के साथ लगती है, अब नहीं लगती, पहले लगती थी। क्योंकि भारत का अगर ये वाला मैप को यहाँ से अगर देखने का, समझने की कोशिश करें तो यहाँ से जो भारत का मैप है, यहां से, तो ये हिस्सा जम्मू कश्मीर का आप पढ़ते आए थे कि ये हिस्सा जम्मू कश्मीर का था, बिल्कुल था जम्मू कश्मीर का। अब इस जम्मू कश्मीर के हिस्से में यहां से जो हिस्सा था उसे कहा जाता था पीओके। ये जो हिस्सा था इसी को कहा जाता पीओके। पीओके, ये वाला जो हिस्सा था पीओके, और इधर जो प्रांत है वो अक्साई चीन का प्रांत है, बीच के अंदर ये जम्मू कश्मीर होता था। अब लद्दाख के रूप में जब काम करना शुरू कर दिया तो ये तो हो गया जम्मू कश्मीर, और ये जो भाग है वही लद्दाख है, लद्दाख है उधर वाला, तो लद्दाख की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, डंकन पास कहाँ स्थित है? मोटा मोटा तो आप सबने पता होगा, लेकिन हमारी तो खूबी क्या है, उस क्वेश्चन का जी कार्ड देना, यानी क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको जो पेपर के अंदर आ सकती हैं वो तथ्य बताना। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है डंकन पास जो है वो कहाँ स्थित है? तो मैं इसको बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ, डंकन पास, क्योंकि मेरी दृष्टि में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन निकल के आएंगे यहाँ से। डंकन पास कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दे रखा गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार। तो मैं इसका उत्तर बता देता हूँ, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार जो है ये इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब अंडमान और निकोबार से संबंधित तो बहुत सारे फैक्ट को यहाँ पर देखने वाले हैं, क्योंकि जब तक उन फैक्ट को नहीं देखेंगे तो हम मान के चलेंगे कि भाई हमारी तैयारी जो है वो थोड़ी अधूरी तैयारी है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पर अरब सागर है। अरब सागर में हमने पिछले पेपर में भी चर्चा की थी कि यहाँ लक्षद्वीप है, और बंगाल की खाड़ी के अंदर जो बड़े द्वीपों की संख्या पूछी जाए तो बड़े द्वीपों की संख्या 204 है। यहाँ पर बड़े द्वीपों की संख्या 43 है। टोटल मिला के कितने हो गए? 247 द्वीप भारत के अंदर जो मुख्य द्वीप है उनमें 43 यहाँ है, 204 कहाँ पर है? ये बंगाल की खाड़ी में है। इन्हीं बंगाल की खाड़ी में यहाँ से आपको जो द्वीप दिखाई देते हैं उन्हीं द्वीपों के नाम है अंडमान निकोबार। मैं थोड़ा सा इनको बड़ा बना देता हूँ, बड़ा इसलिए बना देता हूँ कि हम इनसे संबंधित बहुत सारे फैक्ट जो लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हालांकि मैं उनको यहाँ से इस प्रकार से लिख रहा हूँ, आप कहेंगे कि अंडमान निकोबार यहाँ तक है। नहीं, अंडमान निकोबार तो यहाँ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन अंडमान निकोबार जो है इसको समझने के लिए मैंने इतना ये बना दिया। हालांकि अंडमान निकोबार यहाँ भारत, यहाँ इसका मतलब श्रीलंका बीच में आ लिया, ये केवल समझाने के लिए इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमने अंडमान निकोबार के जो अनेक भाग हैं उनको समझना जरूरी है, इसलिए मैंने ये लिखा था। तो अंडमान निकोबार है, इस अंडमान निकोबार में यहाँ पर जो भाग है उसे कहा जाता है नॉर्थ वाला भाग, बीच वाला भाग है इसे कहा जाता मिडल, मिडल, और ये वाला भाग है इसे कहा जाता है साउथ, साउथ, और ये इनके नॉर्थ अंडमान, इनको अंडमान अंडमान कर लेना, और ये है लिटिल अंडमान, ठीक है। और यहां पर आ जाता है फिर कार निकोबार, और यहां आ जाता है फिर
लिटिल अंडमान। चलो एक बार इनके बारे में फैक्ट देखते हैं। नॉर्थ अंडमान जो है इसके बारे में पहले तो ये जान ले कि इसके बारे में बताया क्या क्या गया था। अब यहां से देखेंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया था डंकन पास, ये डंकन पास कहाँ स्थित है? तो डंकन पास जो स्थित है वो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान इनके बीच यहाँ जो स्थित है इसी को कहा जाता है डंकन पास, इसी को कहा जाता है डंकन पास। तो डंकन पास कहाँ पर स्थित है तो अंडमान में, लेकिन अंडमान में भी थोड़ा सा और गहराई से पेपर में आ जाए तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान है इनके बीच स्थित कौन सा है, तो उसका नाम है डंकन पास। और अगला हम देखेंगे नॉर्थ अंडमान जो है, इस नॉर्थ अंडमान की खूबी क्या है इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। नॉर्थ अंडमान के बारे में आपने पढ़ रखा है। इन नॉर्थ अंडमान के बारे में आपने क्या पढ़ रखा है? नॉर्थ अंडमान के बारे में आपने पढ़ रखा है कि अंडमान निकोबार जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऊंची चोटी यहां पर पड़ती है जिसका नाम है ऊंची चोटी, और उस चोटी का नाम है सैडल पीक। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक या सैडल हाइट भी इसको मिल जाता है, क्योंकि इंग्लिश में चोटी को तो क्या बोलेंगे, पीक कहेंगे या हाइट कहेंगे। तो सैडल चोटी जो है वो कहां पर है? अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार में कहां पर है? नॉर्थ अंडमान के अंदर स्थित है। और अगर पूछ लिया जाए आपसे कि यहाँ पर ज्वालामुखी द्वीप भी है जिसका नाम है नारकोंडम द्वीप। ये नारकोंडम द्वीप जो है ये ज्वालामुखी द्वीप है, और ज्वालामुखी द्वीप का नाम हो गया नारकोंडम। कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में कहां पर? नॉर्थ अंडमान में। इस मिडल अंडमान है, इस मिडल अंडमान के अंदर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो द्वीप है, सक्रिय ज्वालामुखी और एकमात्र है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। कहां पर है? अंडमान में। अंडमान में कहां पर? मिडल अंडमान के अंदर स्थित है। उसके बाद बात करते हैं हम साउथ अंडमान की। इस साउथ अंडमान के बारे में बात करते हैं। साउथ अंडमान के बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं। एक तो फैक्ट यह है कि अंडमान निकोबार जो है इसकी राजधानी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। तो यहां पर एक तो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर। आपने यहाँ पर बंदरगाह भी, यहाँ पर एक छोटा बंदरगाह भी है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब भी अंडमान निकोबार का अगर हवाई अड्डे की बात की जाती है तो वो भी कहां पर है? साउथ अंडमान में स्थित है। इस साउथ अंडमान के अंदर एक जेल भी है जिसे सेल्यूलर जेल कहा जाता है, सेल्यूलर जेल। आज सेल्यूलर जेल को लेकर आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि काला पानी की सजा। तो काला पानी की जो सजा होती थी वो अंडमान निकोबार भेजा जाता था, उसी को काला पानी की सजा दी जाती थी। लेकिन वर्तमान में काला पानी विवाद जो चल रहा है भारत और नेपाल के मध्य चल रहा है, काली नदी को लेकर चल रहा है। काली नदी भारत के अंदर प्रवेश करती तो उसको शारदा कहा जाता था, वहीं विवाद चल रहा था काला पानी नेपाल के बीच भारत का। अगर बात की जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 द्वीपों के नाम बदले थे, 3 द्वीप के जो नाम बदले थे उन 3 द्वीपों में, वैसे तो हमने उसको 1-2 बार पढ़ लिया था, उन 3 द्वीपों के मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ। एक द्वीप का नाम है रोस सागर, सॉरी रोस द्वीप, सागर नहीं, रोस सागर तो अटलांटिक महासागर में आ जाएगा। दूसरा द्वीप का नाम था हैवलॉक द्वीप, और तीसरे द्वीप का नाम था नील द्वीप। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनका नाम बदल लिया जा चुका। रोस द्वीप का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र कर दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पूरा नाम आप लिख लेना। हैवलॉक द्वीप जो है इसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया, और नील द्वीप का नाम कर दिया शहीद द्वीप। तो ये 3 द्वीपों के थे वर्तमान में नाम बदले जा चुके हैं। मैं एक चौथा द्वीप का नाम आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है कि पेपर के अंदर हो सकता था वो कहीं से क्वेश्चन दोबारा उठा के दे दे। तो एक चौथा द्वीप है वो यहीं पर है साउथ में ही, और उसका नाम है सेंट लीज द्वीप। सेंट लीज द्वीप कहां पर है? तो अंडमान में। अंडमान में पूछ ले तो साउथ में है। इस सेंट लीज द्वीप के अंदर एक जनजाति निवास करती है, और उस जनजाति का नाम है सेंटन लीज जनजाति।
ये जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो अंडमान में निवास करती है। और अंडमान के अंदर भी पूछ लिया जाए कहाँ पर निवास करती है, तो अंडमान के बाद भी ये निवास करती है। कहाँ पर निवास करती है? तो अंडमान के बाद ये निवास करती है, सॉरी अंडमान में कहाँ निवास करती है? तो साउथ अंडमान में। उसके बाद आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लिटिल अंडमान और नीचे दिखाई दे रहा है आपको कार निकोबार। तो ये कार निकोबार और अंडमान निकोबार, इन दोनों के मध्य एक चैनल है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है? तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार जो है इससे अलग करता है। और कहाँ मतलब पूछ लिया जाए तो लिटिल और कार निकोबार आप उत्तर बता देंगे। अगला जो है इसे कहा जाता है लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार, इस लिटिल निकोबार के ऊपर एक जनजाति निवास करती है और बहुत ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध क्या कह सकते हैं, वो चर्चा में आ जाती कभी न कभी। ये जनजाति का नाम है सोमपेन। ये सोमपेन जनजाति कहाँ निवास करती है? तो सोमपेन जनजाति है ये अंडमान निकोबार में ही निवास करती है। और इसी अंडमान निकोबार के अंदर अगर निवास करती है तो उसी सोमपेन जनजाति को कहा जाता है भारत की नरभक्षी। नरभक्षी से आप वाकिफ होंगे, नरभक्षी जनजाति है। कौन सी है? भारत की एक नरभक्षी जनजाति है जिसका नाम है सोमपेन जनजाति। और अगला जो आ जाता है उसका नाम है ग्रेट निकोबार। अब यहाँ से आपने एक क्वेश्चन पढ़ रखा होगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, मुख्य भूमिका तो आ जाएगा तो केप कोमोरिन आ जाएगा या कन्याकुमारी भी आप पढ़ लेते हैं। और जब अंडमान निकोबार की बात आती है तो इंदिरा पॉइंट जो है वो यहाँ का क्या है? सबसे इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और यहां पर एक देश आ जाता है जिस देश का नाम है इंडोनेशिया। यहाँ पर जो देश आता है उस देश का नाम है इंडोनेशिया। अगर यहाँ से बात की जाए तो यहाँ एक देश पड़ता है, भारत का पड़ोसी देश है, उस देश का नाम है म्यांमार। यहाँ से दो क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। और कौन से दो क्वेश्चन है? अगर पूछ लिया जाए कि भारत अंडमान निकोबार जो है, इस अंडमान निकोबार के सबसे समीप अगर देश की बात की जाए तो अंडमान निकोबार के सबसे समीप देश, तो सबसे समीप देश का नाम आ जाएगा म्यांमार। म्यांमार। अगर ये पूछ लिया जाए कि ग्रेट निकोबार के सबसे समीप, ग्रेट निकोबार, आप पूरा नाम लिखेंगे इसको ग्रेट निकोबार, इस ग्रेट निकोबार के सबसे समीप देश कौन सा होगा? तो उसका नाम आ जाएगा इंडोनेशिया। तो ये सारी बातें आप जान रहे हैं, बस इसको एक बार रफ कर लेना आप। मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ, आप स्नैपशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे तथ्य और भी बच जाते हैं, इतना पढ़ने के बाद भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन और भी बनने की संभावना होती है, लेकिन जब सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे डिटेल से उस समय उनको भी कवर करवा देंगे। बहुत सारे तथ्य इस प्रकार से रहना, इसका मतलब है कि हम उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहे, हम केवल एक क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें जानना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लू और ग्रीन को, ब्लू और ग्रीन को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं सियान, भूरा, काला, भूरा काला, वायलेट, भूरा काला और वायलेट। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का उत्तर तो आ जाएगा भाई सियान। तो ये इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा सियान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल में नीचे सूचीबद्ध ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर्य से दूरी पर है? यानी सूर्य से दूरी के ऊपर कौन सा ग्रह है? तो मान के चलते हैं कि ये सूर्य है, सूर्य है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का स्थान कौन सा होगा? तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का स्थान कौन सा होगा? सूर्य के सबसे समीप अगर ग्रह है, क्योंकि दूरी की बात आई है तो नंबर 1 पे आता है बुध ग्रह,
और नंबर 2 पे आता है शुक्र ग्रह। शुक्र के बाद नंबर 3 पे जिक्र आ जाता है पृथ्वी का, और पृथ्वी के बाद नंबर 4 स्थान आ जाता है मंगल का। मंगल के बाद नंबर 5 स्थान आ जाता है बृहस्पति, और नंबर 6 पे आ जाता है शनि, और नंबर 7 पे आ जाता है अरुण, और नंबर 8 पे आ जाता है वरुण। ये वरुण जो है ये 8वां ग्रह है, अंतिम ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार। एक 9वां ग्रह होता था जिसका नाम है यम, इसी को कुबेर कहा जाता है, इसी को प्लूटो ग्रह भी कहा जाता है। अब ये ग्रह नहीं रहा, इसको ग्रहों की श्रेणी से 2006 में निकाल दिया था, इसलिए केवल 8 ग्रह हैं। अगर पूछ लिया जाए कि आकार के अनुसार, पहले तो इस क्वेश्चन का उत्तर देख लें, सौरमंडल में नीचे सूचीबद्ध ग्रहों में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है, तो वो ऑप्शन दे रखे हैं मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, नेपच्यून ग्रह और विनस ग्रह। तो ध्यान रखें, इसे कहा जाता है यूरेनस और इसे कहा जाता है नेपच्यून, और ऑप्शन में इंग्लिश टर्म है। बड़ा दिमाग लगा रखा था एग्जामिनर ने, क्या पहले ऑप्शन में दे दिया मंगल, दूसरे में दे दिया बृहस्पति, और तीसरे में नेपच्यून दे दिया, जो इंग्लिश टर्म दे दी। हिंदी में अरुण वरुण जिसने पढ़ रखा होगा उसको बेचारे को नहीं पता होगा कौन सा नेपच्यून था और कौन सा वरुण था, तो दोनों टर्म्स जरूर ध्यान रखें। एक विंस दे रखा था, विंस शुक्र ग्रह को बोला जाता है इंग्लिश के अंदर, तो इसको मरकरी बोला जाता है, इसे पृथ्वी दा अर्थ बोला जाता है, इसे मार्स कहा जाता है, इसे जुपिटर कहा जाता है, शनि को सैटर्न कहा जाता है, अरुण यूरेनस नेपच्यून दे रखे हैं। तो आकार के अनुसार अगर बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह आ जाता है नंबर 1 पे बृहस्पति, आकार के अनुसार बृहस्पति। नंबर 2 पे आ जाता है शनि सैटर्न, नंबर 3 पे आ जाता है अरुण यानी नेपच्यून, यूरेनस, नंबर 4 पे आ जाता है वरुण यानी यूरेनस, और नंबर 5 पे आ जाता है हमारा पृथ्वी का स्थान। बस यही क्वेश्चन आपको बताना था कि आकार के अनुसार पृथ्वी का स्थान कौन सा ग्रहों में, तो 5वां स्थान है। 6वां स्थान आ जाएगा शुक्र का, 7वां स्थान आ जाएगा मंगल का, और 8वां स्थान आ जाएगा वो है बुध ग्रह। तो आकार के अनुसार सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है, और सूर्य के सबसे समीप ग्रह कौन सा है, बुध है। हमारे पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, पृथ्वी से दूर, तो पृथ्वी से दूर ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी से दूर ग्रह यही ग्रह है वरुण। वरुण ग्रह पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह है। वरुण ग्रह के ऊपर बात करते हैं। वरुण ग्रह की जो खोज है इसको 1846 में जोहान गाले ने खोजा था। जोहान गाले ने क्या किया था, इसको खोजा था। और वरुण ग्रह जो है इसका उपग्रह है, जिस उपग्रह का नाम है ट्रिटान। ट्रिटान उपग्रह है। ये ट्रिटान उपग्रह भी पृथ्वी से सबसे दूरी पर स्थित उपग्रह है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दे रखे हैं। गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है, तो गोवा का क्षेत्रीय संगीत, मैं ऑप्शन यहां लिख रहा हूं, गोवा का क्षेत्रीय संगीत। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, गोवा का जब क्षेत्रीय संगीत, तो ऑप्शन में दे रखा सोहर, पंडवानी, मांडो और लोटिया। तो उत्तर आ जाएगा भाई मांडो। ठीक है, गोवा का क्षेत्रीय संगीत। स्वतंत्र भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि वर्तमान के अंदर इस प्रकार से क्या चर्चा में चला था, मैं उसके ऊपर भी बात करता हूं। वर्तमान में हो सकता था, एक बार रफ तो करना पड़ेगा भाई इसको। स्वतंत्र भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश किसको बना दिया। जबरदस्त क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि क्वेश्चन से संबंधित हम फैक्ट जो जानेंगे स्वतंत्र भारत का, यानी चीफ जस्टिस कौन था, मुख्य न्यायाधीश कौन था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था, तो उनका नाम मैं आपको बता देता हूं, हरिलाल जे कानिया आ जाएगा। हरिलाल जे कानिया। आपने अधिकांश ने हीरालाल जे कानिया पढ़ रखा होगा, वो भी गलत नहीं है। असली नाम इनका रियल नाम था हरिलाल जे कानिया, और इस पेपर के ऑप्शन में भी हरिलाल ही दे रखा था। भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, सुप्रीम कोर्ट, तो मैं पहले आपको जो 2-4 फैक्ट बताने वाला हूं, उन फैक्ट में 26 मई 2019 को एक पेपर हुआ था हरियाणा में। पेपर का नाम था नायब तहसीलदार। पेपर बड़ा माना जाता नायब तहसीलदार। भारत के अंदर
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता के अंदर हुई थी। यानी भारत के और नायब तहसीलदार के पेपर में ये हुआ था, भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। स्थापना पूछी 1774 में। इसका पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, पहला मुख्य न्यायाधीश, और पहला मुख्य न्यायाधीश जिस व्यक्ति को बनाया गया था उनका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसका बना दिया। और इसका पहला व्यक्ति किसको कलकत्ता में बना दिया? इसका पहला मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया था? तो इसमें पहले मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था? एलिजा इम्पे को। इसका एलिजा सर एलिजा इम्पे है जो इनको पहला मुख्य न्यायाधीश बना दिया। भारत में वर्तमान के अंदर अगर बात की जाए तो कलकत्ता से जब नई दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट बना था तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन, आप पूरा लिख लेना, भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में पहली बार नई दिल्ली में एक कोर्ट बनाया था जिस कोर्ट का नाम था फेडरल कोर्ट। और इस फेडरल कोर्ट को हिंदी में कहा जाता है संघीय न्यायालय। तो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी फेडरल कोर्ट। इस फेडरल कोर्ट में मोरिस गवेयर जो हैं, मोरिस गवेयर 1 अक्टूबर 1937 को इसका पहला चीफ जस्टिस बना था मोरिस गवेयर। तो पहला मुख्य न्यायाधीश जो बना था वो मोरिस गवेयर बना था और इसमें केवल 4 न्यायाधीश बने थे। पहला मोरिस गवेयर बना था और चौथा जो बना था हरिलाल जे कानिया बना था, हरिलाल जे कानिया। ये इसमें चौथा इसमें चीफ जस्टिस बना था। और फेडरल कोर्ट था, ये फेडरल कोर्ट भारत का सबसे बड़ा कोर्ट था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था क्योंकि इस कोर्ट ने जो कोई भी फैसला दे दिया उसके खिलाफ हम इंग्लैंड के अंदर एक प्रीवी काउंसिल बनाई गई थी। उस प्रीवी काउंसिल के अंदर क्या कर सकते थे? इसको मामले, इसके फैसले को चैलेंज कर सकते थे। तो हीरालाल जे कानिया इसका चौथा था। भारत का वर्तमान जो चीफ जस्टिस, वर्तमान में जो कोर्ट है, ये वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कर लेना, वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है, ये 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। 28 जनवरी 1950 को इसने काम करना शुरू किया था। इसका पहला मुख्य न्यायाधीश बना दिया था हरिलाल जे कानिया और इसके अंदर वर्तमान में जो 47वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर अरविंद बोबडे हैं वर्तमान में। सर अरविंद बोबडे हैं क्योंकि 46वें नंबर के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायरमेंट ले चुके उनका नाम था रंजन गोगोई। और रंजन गोगोई को वर्तमान में क्या कर दिया? रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर दिया? मनोनीत कर दिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायरमेंट के बाद ये राज्यसभा के अंदर मनोनीत हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा चर्चा का विषय बना हुआ है कि रंजन गोगोई राज्यसभा के सदस्य बने हैं। अब से शायद 2-2.5 महीने पहले की बात हो चुकी है क्योंकि आज 28 मई की तारीख है और 2-2.5 महीने पहले इनको मनोनीत किया जा चुका था। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन है पारंपरिक नृत्य। और पारंपरिक नृत्य का मैं नाम लिख देता हूं गोटी गुआ। पारंपरिक नृत्य गोटी गुआ का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से है, ओडिशा से है, बिहार से है या छत्तीसगढ़ है? सीएचएसएल के पेपर में आ चुका था, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा गोटी गुआ जो है वो ओडिशा राज्य का क्या है? लोक नृत्य के अंदर शामिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो सभी को उत्तर पता होगा, इससे संबंधित फैक्ट जरूर जानेंगे। एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूँ। भारत के अंदर पहली किसी भी राज्य के अंदर मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सभी को पता है सुचेता कृपलानी बनी थी और सुचेता कृपलानी है उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बन गई थी। लेकिन हम ये बात नहीं जानना चाह रहे, ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये जानना चाह रहे हैं। तो पहली जो मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी, लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, पता होगा, पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ में भी आपको ये क्वेश्चन दे रखा और उत्तर बता रखा है, लेकिन उत्तर के बाद क्या होगा वो जानना चाहते हैं। अनुच्छेद 164 क्या है? अनुच्छेद 164 ये है कि राज्यपाल जो है, या ऐसे लिख दे सीधे,
मंत्री की योग्यता का उल्लेख है अनुच्छेद 164 में। और अनुच्छेद 164 में अगर मंत्री की उल्लेख है, क्योंकि वर्तमान के अंदर ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा होगा जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जो हैं, उद्धव ठाकरे किसी भी सदन की सदस्य ना होते हुए मुख्यमंत्री बन गए थे। बस उसी बात को जानने की कोशिश करते हैं। 164 कहता है मंत्री की योग्यता। मंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो मंत्री की योग्यता के बारे में भारत के संविधान 164 ये कहता है कि मंत्री, राज्य मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं या राज्य मंत्री की बात कर रहे हैं, तो केंद्र के मंत्री की बात हो गई तो अनुच्छेद 74 की बात करेंगे, 75 की बात करेंगे। तो अगर बात की जाए इस अनुच्छेद की 164 में, इसमें कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री या मंत्री बनना चाहता है तो बनेगा। कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, कौन व्यक्ति मंत्री बन सकता है? तो उसे राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। तो राज्य विधानमंडल का, इस विधानमंडल के अंदर एक विधानसभा आती है और एक विधान परिषद है। विधानसभा और विधान परिषद, इनमें से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। अगर सदस्य नहीं है तो 6 महीने में, यानी जब वो मंत्री पद की या मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेगा तो उस शपथ के 6 महीने के अंदर उसको क्या करनी पड़ेगी? इनमें से किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर सदस्यता 6 महीने में नहीं ले जाता है तो उसका जो पद है वो पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। यही सेम सिचुएशन आ रही थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने। उद्धव ठाकरे जो हैं, उद्धव ठाकरे अक्टूबर में चुनाव हुए थे और अक्टूबर के चुनाव के बाद नवंबर के अंदर जो है नतीजा भी आ गया था। अक्टूबर में, नवंबर के अंदर शायद 27 नवंबर को वो क्या थे, मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। इनको 6 महीने 27 मई, यानी कल जो तारीख गई है, इस 27 मई को इनको 6 महीने पूरे हो गए। अगर 6 महीने के अंदर अगर वो किसी एक सदन की सदस्यता नहीं लेते तो उनको मुख्यमंत्री पद है उससे इस्तीफा देना होता, मुख्यमंत्री पद उनका खाली हो जाता। लेकिन 27 मई से पहले उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर विधान परिषद है, उस विधान परिषद में उनको मनोनीत कर लिया गया था। विधान परिषद के अंदर महाराष्ट्र के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं इस बात को, महाराष्ट्र के अंदर विधान परिषद जो है इसकी 78 सीट है और 78 में से राज्यपाल 12 को मनोनीत कर सकता है। इन 12 में से 9 सीट खाली थी और जब 9 सीट खाली थी तो उन्हीं 9 सीटों के ऊपर अब चुनाव, मनोनीत करने का जो चुनाव था वो किया गया था। और जो चुनाव होने थे उनमें 4 सीट तो बीजेपी के खाते में आ गई थी अब वर्तमान के अंदर, क्योंकि मई में वो इलेक्शन हो चुके हैं। और 2 सीट जो आई हैं वो 2 सीट किसको आई हैं? एक तो शिवसेना को आई है, एक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिसको एनसीपी कहा जाता है, उस एनसीपी के खाते में आ गई। और एक सीट है वो कांग्रेस के खाते में, कांग्रेस की सांसद वहां से बना है। तो ये सारी फैक्ट जानने की आवश्यकता है क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। अगर मुख्यमंत्री के बारे में पता चल गया, मुख्यमंत्री हमेशा कौन बनता है? विधानसभा में बहुमत दल का नेता, बहुमत दल का नेता जो होगा वही क्या बनता है कि वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। तो विधानसभा में बहुमत दल जिसको भी प्राप्त होगा उसी दल का जो नेता होगा उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद।